नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार द्वारा देश की बेशकीमती संपत्तियां बेचे जाने के साथ ही आम जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ के विरोध में खोला मोर्चा, दिया विशाल धरना। रतलाम उदयपुर ट्रेन का स्टॉपेज मल्हारगढ़ यथावत रखा जाने को लेकर मल्हारगढ़ नगर कांग्रेस ने स्टेशन मास्टर को सौंपा ज्ञापन। 75 ग्राम पंचायत के लाखों लोगों, गरीब किसानों की समस्याओं की ओर किया ध्यान आकर्षित। इंदौर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक की फेसबुक पर हुई मनासा के युवक से दोस्ती। युवक के दोस्तों ने महिला आरक्षक का वीडियो बना ब्लैकमेल कर किया सामूहिक दुष्कर्म। और बढ़ती हुई महंगाई और सरकार की विफलता के विरोध में नीमच जिला कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। लगातार केंद्र सरकार द्वारा देश की बेशकीमती संपत्तियां बेचे जाने एवं आम नागरिकों की आर्थिक बदहाली को लेकर मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को शहर के गांधी चौराहे पर विशाल धरने का आयोजन करते हुए सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदेश सरकार द्वारा सोयाबीन की फसल के मुआवजे की मांग और अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने रोष प्रकट किया। धरने के उपरांत कांग्रेस जनों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार मुकेश सोनी को सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ आम नागरिकों को झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती रही, लेकिन उन्हें राहत के नाम पर मैदानी स्तर पर कार्य नहीं किया। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में मृतकों के परिजनों को आज दिन तक सहायता राशि नहीं मिल पाई है। उन्होंने लगातार बढ़ती महंगाई को आम जन विरोधी बताते हुए कहा कि लगातार आम नागरिकों की आय कम हुई है, लेकिन महंगाई के कारण आम नागरिक बेहाल है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। संचालन अनुसूचित जाति विभाग प्रदेश संयोजक संदीप सलोद ने किया व आभार जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष अनिल बोराना ने माना। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 20 अगस्त को 19 दलों की बैठक हुई थी और पूरे राष्ट्र में आज 25 सितंबर को जिला स्तरीय धरना दिया जा रहा है और हर एक पार्टियां अपने अपने स्तर पर जिले लेवल पर आज के दिन धरना दे रही है। और उसमें ये तय हुआ था 19 पार्टियों में कि जो कोविड-19 से जिन परिवारों की मृत्यु हुई है उन परिवारों को आर्थिक सहायता मिलना चाहिए। और दूसरा पॉइंट उसमें यह था, राहुल गांधी जी की जो न्याय योजना है उसमें जो गरीबी रेखा के जीवन जीते हैं उनको 7,500 रुपया प्रति महीना उनको मिलना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये था कि जो तीनों कृषि के काले कानून है जिसको लेकर आज 6-8 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं उनको निरस्त किया जाना चाहिए। और एक ये जो पेगासेस योजना, पेगासेस के उसमें जो जासूसी हो रही थी इजराइल की कंपनी के उसके माध्यम से, जिसमें राहुल गांधी जी और भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं के फ़ोन टेप हुए थे, उसको बंद करो यार, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट उसमें समिति बनाया और ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार संज्ञान लेकर उसकी समिति बनने जा रही है। 1-2 रोज में कल ही कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई थी और वो जल्दी से हो जाएगी। और एक और मैं युवाओं को जो रोजगार देने के लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। और एक जो महंगाई है, डीजल, पेट्रोल, गैस और बेशर्त कीमतें जो बढ़ रही है, ये आम आदमी के जीवन जीने में दुर्भर हो रही है। इस महंगाई को कम करने के लिए भी कदम उठाया जाए। और सोयाबीन की जो फसल है वो अफलन हुई पहले और बाद में थोड़ी जो फसल आई है वो जो पानी पिछला ये जो गिर रहा है इसमें सारी फसल अतिवृष्टि से नष्ट हो गई है। इसके लिए बीमा और मुआवजा दिया जाना चाहिए। इन बातों को लेकर आज धरना था और धरने में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। धन्यवाद। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना अंतर्गत बूढ़ा पुलिस चौकी में 2 दिन पूर्व 56 किलो डोडा चूरा को लेकर कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष गुणवंत पाटीदार का नाम भी शामिल होने से पुलिस ने उसे मुख्य आरोपी बनाया था।
इसके विरोध के चलते आज मल्हारगढ़ विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोपी के परिजन के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को झूठा बताया और झूठे प्रकरण में फंसाने का आरोप लगाया। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी के भाई प्रफुल्ल पाटीदार का कहना है कि बीते कुछ वर्ष पूर्व मंदसौर जिले में जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें मेरे भाई ने मुख्य रूप से किसानों के लिए आवाज उठाई थी। उसके बाद से ही हमें प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस द्वारा उनके खिलाफ झूठा प्रकरण बनाकर मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ और उचित कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी दिया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के यहाँ के जो लोकल के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा तथा पाटीदार समाज के व्यक्तियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उनका एक कहना है कि उनके सामने आएंगे, उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोप उन्होंने सभी पे लगाया है, उसमें सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। क्योंकि मैं एक NDPS का मामला बनाया उन लोगों ने, तो उसमें फर्जी तरीके से मेरे भाई गुणवंत जी पाटीदार का नाम उन्होंने डाल दिया है। जिस टाइम में किसान आंदोलन हुआ था, हम क्या है किसानों के साथ खड़े थे, किसानों की आवाज़ हमने उठाई, यहाँ तक कि मेरे भाई ने अपना पद त्याग दिया किसानों के लिए। तो उसी जो चीज़ें थी उनकी बदले की जो ये कार्रवाइयाँ इस टाइप से हमारे ऊपर की जा रही हैं, और किसान आंदोलन के बाद से ही हमको मतलब दबाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। और आज इस जो मामला हुआ है इसमें फर्जी तरीके से मेरे भैया का नाम डाल दिया। मंदसौर क्षेत्र जो है आए दिन इन वर्दी वालों से परेशान है। भारत सरकार जो है अफीम के लाइसेंस देकर के हम लोगों से खेती करवाती है, और खेती के बहाने जो है यहाँ के आला अफसर जो हैं खाकी वर्दी वाले और सफ़ेद पोश वाले मिलजुल करके ये दूसरी तरफ से यहाँ पर जो उन पुलिस अधिकारियों को लाया जाता है मंदसौर के अंदर जो उनकी चाटुकारिता करे और उन नेताओं को पैसा दे, और कहीं न कहीं इस प्रकार से जो है इस मंदसौर ज़िले का किसान अफीम किसान बहुत दुखी और परेशान है। ऐसे कई परिवार हैं जो आज जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके फर्जी मुकदमे बनाए गए हैं, और हजारों किसान जो है आज जेलों में सड़ रहे हैं। मामला गुणवंत पाटीदार का है, जिसके 56 किलो डोडा चूरा का 2 व्यक्ति के बीच में केस बना है, और उनके ये पूरी तरह से फर्जी केस बनाया गया है। उनके पूरे एविडेंस हमारे किसानों के पास हैं। वो जिस दिन केस बनाया उस समय कहाँ पे थे, कहाँ पर केस बना, और उसका नाम जो है राजनीतिक द्वेषता से, और ये नारंगढ़ जो TI है इनके आपस में भी पहले 2 साल पहले टनाटनी हुई थी, और कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेषता से अब वापस जिला पंचायत और इसके चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं न कहीं ये लोग टांग नहीं अड़ाए। तो ये नेता लोगों की और पुलिस वालों की मिलकर के ये साजिश है कि इस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए, ताकि जो है ये जो लोग हैं ये राजनीति में कहीं अड़िंगा नहीं लगाएं। इस वजह से इस व्यक्ति को फर्जी केस बना करके फंसाया जा रहा है। आश्वासन मिला? आश्वासन तो यूँ कहना चाहिए कि कुछ नहीं मिला है। एडिशनल SP साहब ने कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय हम जो है जांच करवाएंगे 8 दिन में, और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरे को तो लगता है कि ये केवल आश्वासन मात्र है। गुणवंत पाटीदार का NDPS बना दिया गया है, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि इसकी सही जाँच नहीं हुई और निर्दोष आदमी गुणवंत पाटीदार को अगर NDPS में फंसाया गया है, तो हज़ारों लाखों किसानों की तादाद में इस नारंगढ़ थाने को, पीपलिया थाने को और SP कार्यालय को घेरा जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। रतलाम उदयपुर ट्रेन के स्टॉपेज को यथावत रखने को लेकर मल्हारगढ़ नगर कांग्रेस और गफ्फार भाई रंगरेज के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का दल स्टेशन मास्टर से मिला और स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सांसद सुधीर गुप्ता के प्रति नाराजगी भी व्यक्त की। रतलाम उदयपुर ट्रेन का मल्हारगढ़ स्टॉपेज करने के संबंध में दल ने बताया कि दिनांक 2 अक्टूबर से ट्रेन प्रारंभ हो रही है, किंतु उसका स्टॉपेज मल्हारगढ़ नहीं किया गया है। ज्ञात हो कि उक्त ट्रेन का पूर्व में मल्हारगढ़ में स्टॉपेज था, जिसे अभी खत्म कर दिया गया है। मल्हारगढ़ मंदसौर जिले की सबसे बड़ी तहसील मुख्यालय और विधानसभा क्रमांक 225 का विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है। मल्हारगढ़ तहसील मुख्यालय पर सभी शासकीय विभाग के मुख्यालय ऑफिस है। मल्हारगढ़ तहसील की 78 ग्राम पंचायत से लगा हुआ होकर साथ ही नीमच जिले की जीरन तहसील भी मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर से प्रारंभ हो रही है, जहां से भी यात्री रोजाना रतलाम उदयपुर आवागमन करते हैं। मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन दोनों जिले मंदसौर, नीमच की मल्हारगढ़ एवं जीरन तहसील से जुड़ा हुआ है। 2 अक्टूबर से संचालन हो रही ट्रेन में
मल्हारगढ़ में उक्त ट्रेन का स्टॉपेज ना होना क्षेत्र की लाखों आमजन, गरीब, किसानों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ से सभी व्यवसायी, निजी कार्य एवं उदयपुर बीमारी के लिए हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता है। आमजन, गरीब, मजदूर वर्ग एवं किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ट्रेन का स्टॉपेज होना बहुत आवश्यक है। उक्त ट्रेन का स्टॉपेज नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। हमारी ये मांग है कि जो पूर्व में रतलाम उदयपुर जो ट्रेन यहाँ से चलती थी उसका स्टॉपेज मल्हारगढ़ में था। बाकी कोरोना काल के बाद जो वापस जो रतलाम उदयपुर ट्रेन को जो रेल विभाग यथावत शुरू करने जा रहा है उसमें समय सारणी में मल्हारगढ़ का स्टॉपेज हटा दिया गया है। उससे आम जन क्षेत्र के लोगों को सबको काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि इस ट्रेन का उपयोग मल्हारगढ़ और आसपास क्षेत्र के लोग उदयपुर इलाज के लिए इसका जो ये साधन उनके लिए उचित साधन था जो बंद होने की कगार पर है। हमारी ये मांग है और हमने ये डीआरएम साहब के नाम जो ज्ञापन दिया इसमें भी बताया है कि उसका जो ट्रेन का स्टॉपेज है वो यथावत रहे मल्हारगढ़ में, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। शनिवार को मंदसौर की पशुपतिनाथ शिवना पुल से शहर के गणपति चौक निवासी एक महिला ने अपनी मासूम बेटी के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने देखा तो महिला को रोका और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची 100 डायल पुलिस महिला और उसकी बच्ची को थाने लेकर पहुंची, जहां पूछताछ में महिला ने बताया कि वो शहर के गणपति चौक की रहने वाली है और वह अपने शराबी पति से परेशान है। महिला का पति रवि जैन आए दिन उसे प्रताड़ित करता है और घर पर राशन सामग्री भी नहीं लाता। इससे महिला और उसकी बच्ची को समय पर खाना नहीं मिल पाता है। विगत दिनों से परेशान महिला शनिवार दोपहर पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र पहुंची और शिवना नदी में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन आसपास मौजूद लोगों व पशुपतिनाथ मंदिर सुरक्षा गार्डों की सूझबूझ से महिला को बचा लिया गया। कोतवाली पुलिस ने महिला को समझाइश दी और परिजनों को इसकी सूचना दी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। हाँ, सूचना प्राप्त हुई थी। ये महिला पशुपतिनाथ पुल पर सुसाइड करने जा रही है, जो 100 डायल के माध्यम से उसको बुलवाई गई। महिला का नाम है आशापति रवि जैन, उम्र 23 वर्ष, निवासी गणपति चौक मंदसौर की रहने वाली है। उसको लाया गया थाने में, समझाइश दी गई है। उसका कहना है कि पति परेशान करता है शराब वराब पी के, इस कारण वो सुसाइड करने जा रही थी। उनके परिवार वालों को बुलवाया गया है, समझाइश दे के उनके साथ छोड़ा जाएगा। शनिवार को मंदसौर जिले में आसमानी बिजली आफत बनकर गरजी। जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों के गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। शनिवार दोपहर जिले में अनेक स्थानों पर झमाझम बारिश हुई। इस दौरान बिजली की गड़गड़ाहट काफी तेज रही। इस बीच जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के गांव चपलाना में खेत पर काम कर रहे ईश्वर पिता दूलीचंद की मौत हो गई। इसी तरह नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के हरसोल में भी बिजली आफत बनकर गरजी और यहां दीपक सोनगरा नामक युवक की मौत हो गई। दोनों मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम किया है। सोयाबीन काट रहे थे खेत पर, एकदम पानी आया तो एक नीम का पेड़ खड़ा था, तो नीम के पेड़ के पास जाके बैठे, 4-5 जने थे, पास जाके बैठे, ये थोड़ा दूर बैठा था, तो बिजली गिरी, एकदम प्रकाश हुआ तो सबको दिखना बंद हो गया। जैसे ही दिखा तो ये तो पड़ा हुआ था, इसके हल्के से सीने पे बाल जल रहे थे। बस हमने उठा गया, ने कार वार मंगवाई गांव में से और इसको मंदसौर लेके आए, डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि ख़त्म हो गया मामला। क्या नाम है? ईश्वर लाल। ये चपलाना गांव में जो थाना अफजलपुर में आता है, वहाँ पर आसमानी बिजली गिरी, जिस वजह से वहाँ का निवासी क्या बोलते हैं ईश्वर लाल पिता दूलीचंद बलई, उम्र 45-46 साल की मृत्यु हो गई, जिसका PM कराया गया है। मंदसौर शहर के रेलवे स्टेशन पटरी पार की कॉलोनियों के लिए महत्वपूर्ण मिड इंडिया अंडरब्रिज का निर्माण गुरुवार को फिर शुरू हो गया है। ये कार्य करीब 3 माह से बंद था। अब रेलवे ने इसे पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2022 तय किया है। ठेकेदार ने गुरुवार को ब्रिज में साफ सफाई का कार्य शुरू किया। इसके साथ ही मशीनरी भी आ गई है। अब बॉक्स को खिसकाने का काम होगा। इसके बाद ब्लॉक लेटर पटरी के नीचे बॉक्स लगाए जाएंगे। ब्रिज का काम समय सीमा में पूरा नहीं होने से अभिनंदन नगर की जनता के साथ ही शहरवासियों को आगमन में परेशानियां हो रही है। मिड इंडिया अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य फरवरी 2020 में शुरू हुआ था। इस कार्य की अवधि 1 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन काम शुरू होने के बाद कभी कोरोना तो कभी भुगतान में देरी के कारण निर्माण कार्य अधिकांश समय बंद ही रहा।
इसी के कारण निर्माण शुरू होने के 19 माह बाद भी अब तक आधा काम भी नहीं हो पाया। जून माह में रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता ने मिड इंडिया अंडरब्रिज निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों से चर्चा करने के बाद कहा था कि अंडरब्रिज का काम बारिश के बाद शुरू होगा। जून माह से ही ब्रिज का काम बंद था, जो गुरुवार से प्रारंभ हो गया है। मजदूरों द्वारा बॉक्स के आसपास जमी मिट्टी को निकालकर सफाई की जा रही है। मंदसौर जिले में डेंगू बेलगाम हो रहा है। गुरुवार को जिले में डेंगू के 8 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक के डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1031 पर पहुंच चुका है। जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें एनसीसी कैडेट से लेकर आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 10 जुलाई को सीतामऊ में डेंगू का पहला मरीज मिला था। इसके बाद से मरीज मिलने का क्रम लगातार जारी है। 23 सितंबर तक ये आंकड़ा 1031 पर पहुंच गया है। इसमें आधिकारिक तौर पर भले ही डेंगू से कोई मौत नहीं हुई हो, पर जिले में कई मरीज जिनका राजस्थान सहित इंदौर के अस्पतालों में उपचार चल रहा था, उनकी मौत हुई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी डेंगू रिपोर्ट में कुल 22 लोगों की जांच की गई। इसमें 8 नए केस सामने आए, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 75 बची है। ये बीते दिनों 200 से अधिक पहुंच गई थी। अब तक मिले 1031 मरीजों में से 956 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या भी घटकर अब 27 बची है। इसमें सबसे अधिक मंदसौर शहर में 24 है, बाकी 2 धुंधड़का और 1 मल्हारगढ़ में है। जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य एवं लार्वा सर्वे के लिए मलेरिया और नगरपालिका की 10 संयुक्त टीमें काम कर रही है। 10 टीमें आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं की है, जबकि जागरूकता के लिए शहर में एनसीसी कैडेट्स भी घर घर दस्तक दे रहे हैं। बीते दिनों में IPP 6 में ट्रेनिंग भी दी गई है। शहर के कुछ क्षेत्रों में इसका असर भी देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार डेंगू की रोकथाम के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। गुरुवार को डेंगू की रोकथाम के लिए गठित दलों ने करीब 2546 घरों में लार्वा सर्वे किया। इसमें 420 घरों में डेंगू का लार्वा मिला। इसमें 17 के खिलाफ लार्वा मिलने के बाद चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया है। नगरपालिका की टीम अब तक 212 लोगों पर चालानी कार्रवाई कर चुकी है। SBCN टाइम्स के लिए शुभम चौहान के साथ देवेंद्र मौर्य की भीड़ यहाँ न आए, उनकी सारी जांचें वहीं फीमेल OPD में, जच्चा बच्चा OPD में भी सुनिश्चित हो जाती है। इस तरह से ये भीड़ भी हमारी कम हो गई है। इसके बाद में पहले जो रजिस्ट्रेशन काउंटर था हमारा दवाखाने के अंदर, हमने उसको फीवर क्लिनिक के वहाँ स्थानांतरित किया। उससे भी भीड़ में काबू पाने में काफ़ी मदद मिली है हमको। और एक रिपोर्टिंग का प्रश्न था कि रिपोर्ट्स लेट मिलती है, तो एक रिपोर्टिंग सेंटर का एक अलग से काउंटर हमने बनाया है, जिसमें OPD में जितने मरीज आते हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स उनको अलग से उस काउंटर पर सुबह 9 से 4 उपलब्ध हो जाती है। क्या व्यवस्था है? हाँ, पीने के पानी के लिए हमारे यहाँ वाटर कूलर्स लगा रखे हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, चूँकि वाटर सप्लाई हमारे यहाँ ट्यूबवेल से है, हालांकि टेस्टिंग हम लोग हर महीने करते हैं, लेकिन पानी थोड़ा सा खारा रहता है। ऐसे में हमने जो है माननीय कलेक्टर साहब से एक नोटशीट हमने चलाई थी, जिसमें हमने प्रस्ताव किया था कि वाटर ATMs जो आते हैं, जिसमें 1 रुपये में 5 लीटर पानी RO का शुद्ध पानी मिलता है, वो भी हमने नोटशीट अप्रूव कराई है और वो भी काम हमारा प्रोसेस में आ गया है। एक वाटर ATM जो है हम लोग बाहर लगा रहे हैं दवाखाने के मेन गेट के सामने वाले प्रांगण में, और एक मैटरनिटी साइड में लगा रखे हैं, जहां लोगों को 1 रुपये में 5 लीटर पानी शुद्ध और RO का वाटर पानी जो है उनको मिलेगा। ये पानी की पेयजल व्यवस्था हमने सुदृढ़ की है। देखिए, जब मैंने चार्ज लिया तब से तो मैंने ये देखा है, उसके बहुत पहले सालों से RO सिस्टम बहुत पुराना है, काफ़ी साल पहले RO लगाया था ऊपर, वो तो आउट ऑफ ऑर्डर है। जब मैंने चार्ज लिया तो उसके पहले काफ़ी सालों से वो आउट ऑफ ऑर्डर था, तो अभी किसी फंक्शनल स्टेटस पे नहीं है, इसलिए हमने वाटर ATM की व्यवस्था की है। शुद्ध पानी के लिए हमारे पास में जो है ट्यूबवेल है, कुआं है, वहाँ से हम लोग पानी सप्लाई करते हैं, टंकियों में आता है। पानी पीने के लिए हमने वाटर कूलर लगा रखे हैं जगह जगह पर, नए कूलर्स भी हमने 3 से 4 लगाए हैं, जहाँ लोगों को पीने का पानी शुद्ध मिलता है। और इस पानी की टेस्टिंग हर महीने हम लोग करते हैं कि पेयजल है कि नहीं। स्टाफ के लिए भी यही सर? स्टाफ के लिए भी यही रहता है। हमारे यहाँ जिला अस्पताल 500 बेडेड का हॉस्पिटल है। 500 में से हमने 305 बेड्स पर सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, यानी 305 पलंग हमारे कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हमने तैयार
कर रखे हैं कि अगर कोई वापस ऐसी विषम स्थिति निर्मित होती है तो हम 305 पलंग पर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई दे पाएंगे। जो पहले जो मारामारी होती थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके लोग बाग भग रहे हैं, ये व्यवस्था कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमने दूर कर दी हैं। अब अपने के लिए हमने वाटर कूलर लगा रखे हैं, जगह जगह पर नए कूलर्स भी हमने 3 से 4 लगाए हैं जहाँ लोगों को पीने का पानी शुद्ध मिलता है। और इस पानी की टेस्टिंग हर महीने हम लोग करते हैं कि पेयजल है कि नहीं। स्टाफ के लिए भी यही सर? स्टाफ के लिए भी यही रहता है। बेड हमारे यहाँ जिला अस्पताल 500 बेडेड का हॉस्पिटल है। 500 में से हमने 305 बेड्स पर सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था की, यानी 305 पलंग हमारे कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हमने तैयार कर रखे हैं कि अगर कोई वापस ऐसी विषम स्थिति निर्मित होती है तो हम 305 पलंग पर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई दे पाएंगे। जो पहले जो मारामारी होती थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके लोग बाग भग रहे हैं, ये व्यवस्था कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमने दूर कर दी हैं। अब हमारे 305 पलंग पर सेंट्रल ऑक्सीजन है जहाँ पर मरीजों को पूरी प्लांट हमारे यहाँ एक पहले लग चुका है 500 LPM का, और अभी जो है 1500 LPM का जो है वो प्लांट जो है लगने वाला है। 1500 LPM का जगह चिन्हित कर ली गई है, और जहां वो जगह चिन्हित करी है वो पुराना कैंटीन था, उसको डिसमेंटल करने के ऑर्डर्स माननीय कलेक्टर साहब की तरफ से आ गए हैं। शीघ्र ही हम उसको डिसमेंटल करा के वो जगह 1500 LPM के प्लांट के लिए सुनिश्चित करने जा रहे हैं। 56 पलंग हमने डेंगू वार्ड के लिए आरक्षित किए हैं, जहां पूरा सेपरेट जो है मरीजों को रखा जा रहा है। डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक है, नर्सेस राउंड द क्लॉक है, पूरी व्यवस्थाएं वहाँ माकूल कर रखी है हम लोगों ने, और वहाँ हर पलंग पर आपको मॉस्किटो नेट हमने लगा रखी है। 56 पलंग आरक्षित है, अभी पूरा फुल चल रहा है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के नीमच में एक महिला आरक्षक के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें नीमच महिला थाने पर बलात्कार की धाराओं में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर थाने पर पदस्थ एक महिला आरक्षक ने नीमच पहुंचकर मनासा के पवन लोहार सहित 5 लोगों पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। महिला आरक्षक ने बताया कि पवन नामक युवक से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोनों का मेल मिलाप बढ़ने लगा और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। और 13 सितंबर को पवन के दोस्त का बर्थडे था, तो पवन महिला आरक्षक को इंदौर से लेकर नीमच के मनासा आया, जहां पर महिला आरक्षक का कपड़े बदलने के दौरान पवन के दोस्तों ने वीडियो बना लिया और पैसों की मांग करते हुए उसे धमकाने लगे। इसके अलावा महिला आरक्षक के साथ पवन के दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। ऐसा आरोप महिला आरक्षक ने लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी पवन व उसकी मां सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया। इसके अलावा 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज नीमच में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई। नीमच के दीनदयाल वाटिका इंदिरा नगर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार और नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर नीमच विधायक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श पर चलते हुए समाज सेवा करने की बात कही। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए भाजपा संगठन को और मजबूत कर देश के सर्वांगीण विकास का जो सपना पंडित जी ने देखा, उसे साकार करने की बात कही। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष योगेश जैन, बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी का जन्मदिन है 25 सितंबर के दिन। हम पंडित दीनदयाल मंडल में और यहाँ दीनदयाल वाटिका में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के हमारे प्रदेश सारे कार्यकर्ता यहाँ दीनदयाल जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम उपस्थित हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने, हम सब लोग जानते हैं, संघर्ष के बाद जनसंघ जनता पार्टी की सेवा की और भारतीय जनता पार्टी आज उसी का मूल रूप है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के
जो मार्ग प्रशस्त किया था उस पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब चल रहे हैं। वो लगा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का मंत्र था चरे वेती, और उस चरे वेती के मंत्र को लेकर हम लगातार आगे की ओर बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल जी ये कहते थे चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं गरीब तक पहुँचाना है। आज कुशाभाऊ ठाकरे जी की भी हम जन्म जयंती के शुभारंभ के अवसर पर सेवा के प्रकल्प प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे प्रेरणा के पुंज रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी, राजमाता जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जितनी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग से चलती है। हम सब जानते हैं पंडित दीनदयाल जी ने संघर्ष करके अपना जीवन जिया, संघ के प्रचारक होकर उन्होंने जनसंघ की सेवा की और उनका जब वो प्रवास कर रहे थे तब मुगल सराय में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका पार्थिव शरीर हमें मिला था। हम कम उम्र में पंडित दीनदयाल जी को हमने खोया है और हमारे गुरुजी कहते थे मुझे अगर पंडित दीनदयाल जी जैसे व्यक्ति अगर मिल जाए 5 तो मैं इस देश की कायाकल्प पलट सकता हूँ। तो दीनदयाल जी प्रतिभावान थे, उनने जो मार्ग प्रशस्त किया उस मार्ग पर हम लोग सब चल रहे हैं। मैं आज उनकी जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जनता से अपील करूँगा, देश के प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्मदिन मना रहे हैं, सेवा प्रकल्प है, पौधे लगाएं, लोगों की सेवा करें, उपकरण बांटें, स्वच्छता अभियान करें, वैक्सीन लगवाएं। 17 तारीख को अभी हम वापस से वैक्सीन डे कर रहे हैं तो उस दिन वैक्सीन लगवाएं। पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की सबको बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नीमच जिले की रामपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाली बावड़ी गांव की रहने वाली 8 वर्षीय मासूम धापू पिता धन्ना की सर्पदंश से मौत हो गई। दरअसल धापू को रात्रि में बर्तन मांजने के दौरान घर के बाहर सांप ने काट दिया, जिसके बाद उसे पहले रामपुरा चिकित्सालय लाया गया और वहां से नीमच रेफर कर दिया, मगर बालिका ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नीमच कैंट थाने में 0 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। मृतक धापू का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। कितने बजे घटना है? बच्ची को लाए थे, बस्सी की बावड़ी से लाए थे और वहाँ से रामपुरा ले गए थे। रामपुरा से रेफर नीमच कर दिया। नीमच से यहीं मृत्यु होगी उनकी। किस चीज़ से मृत्यु हुई है? सांप काटने से। कितने बजे घटना है ये घटना है मान लो 8:30-9 बजे, मतलब 8 बजे के लगभग। किस जगह पे हुई थी घटना? गांव में हुई थी, बस्सी गांव में। मतलब क्या कर रहे थे उस समय? वो बच्ची बर्तन साफ कर रही थी बाहर, तो वहाँ सांप ने काटा। वहीं उसको वहाँ से फिर यहाँ लाए हम, रामपुरा लाई। रामपुरा अस्पताल से रेफर नीमच कर दी उनको। नीमच में यहाँ पे? हाँ, नीमच में ही मतलब इनकी डेथ होगी। आप क्या लगते हैं उनके? मैं तो उसके ये मामा जी लगते हैं। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के बैनर तले कर्मचारियों को महाज्ञापन अभियान संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलाया गया। इसके तहत शनिवार को नीमच में भी आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन पूर्ण नहीं होने से आक्रोशित होकर 27 सितंबर 2021 से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल के विषय में जिला कलेक्टर एवं बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री को बड़ी संख्या में कार्यालयों में पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। 23 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में ऊर्जा मंत्री द्वारा 1 माह में आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग में संविलियन किए जाने का आश्वासन दिया था, जिसकी समयावधि 23 सितंबर 2021 को पूर्ण हो गई। 15 वर्षों से सरकार के झूठे आश्वासन से आक्रोशित होकर अब बिजली आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे जिला नीमच सहित पूरे मध्य प्रदेश में विद्युत व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। आपको बता दें कि इन्हें आउटसोर्स कर्मचारियों के दम पर आज संपूर्ण मध्य प्रदेश की बिजली व्यवस्थाएं टिकी हुई है और अगर ये हड़ताल पर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या का सामना नीमच सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश को करना पड़ सकता है। ज्ञापन में मुख्य मांग आउटसोर्स कर्मचारियों को विद्युत कंपनी में शामिल किया जाए, ठेका पद्धति समाप्त की जाए, समय पर वेतन दिया जाए, सुरक्षा उपकरण दिया जाए, कार्य के दौरान मृत हुए कर्मचारियों को बीमा एवं सुरक्षा निधि प्रदान की जाए जैसी लगभग 12 सूत्रीय मांगे शामिल की गई थी। ज्ञापन सौंपने के दौरान नीमच जिला अध्यक्ष रमेश गरासिया, शिवलाल गुर्जर, ललित जाटव, शिवलाल धनगर, विमल भट्ट, बबलू, देवीलाल, पंकज, नीलेश, राधेश्याम, अर्जुनपुर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तक पहुंचाना चाहते हैं और उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया था। हमारे 24
24 अगस्त से हमारी कार्य बंद हड़ताल का आश्वासन था और कार्य बंद पर हम 24 अगस्त से जा रहे थे। तो 23 अगस्त को ऊर्जा मंत्री जी ने बोला था 1 माह हमें दो और हम आपकी कंपनी में शामिल कर देंगे और कंपनी में शामिल करने की पूरी समस्या हम 1 माह में पूरी कर देंगे। आज 25 सितंबर हो गया है, मतलब 1 माह और 2 दिन हो गए हैं, फिर भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, ना उस पर कोई समिति बनी है, ना हमारे पास मैसेज आया है। और 15 साल से हमको मध्य प्रदेश में सारी सरकारें आश्वासन दे रही है और आश्वासन पे हमको खींचा जा रहा है और हमारा शोषण होया जा रहा है। हम आज आप मीडिया के माध्यम से प्रद्युम्न सिंह जी तोमर और मध्य प्रदेश की सरकार तक हम आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांगें जल्दी पूरी करें। अगर 27 तारीख तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम पूरे हड़ताल पर जाएंगे, कार्य बंद हड़ताल और निश्चित कार्य, जहाँ तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम हड़ताल पर बैठेंगे। आज किस प्रकार का जो आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, ज्ञापन में क्या मांग विशेष रखी गई? हमारी एक ही मांग है, हमको कंपनी में शामिल किया जाए और इस मांग को हमने 24 अगस्त को भी बोला था। तो ऊर्जा मंत्री जी ने बोला था 1 माह में आपको कंपनी में शामिल किया जाएगा और पूरी मांगें मानी जाएगी, मगर आज 1 माह और 2 दिन हो गए हैं, फिर भी हमारी मांगें पूरी नहीं की गई है। इस और हमारा जो वेतन मिलता है उस वेतन पे भी कटौती की जा रही है। जो पूर्व में जो कंपनी थी वो 10-10.5 हज़ार समथिंग वेतन देती थी और अभी जो मंदसौर में पास वाले ज़िले मंदसौर में जो कंपनी है वो भी 10.5 हज़ार की समथिंग सैलरी दे रही है और जो यहाँ कंपनी है वो 9,000 रुपये सैलरी ला के दे रही है। क्या मध्य प्रदेश में यही शोषण हो रहा है और कोई देख नहीं रहा है? ना कोई मंत्री देख रहा है, ना कोई सरकार देख रही है, ना कोई अधिकारी देख रहे हैं, ना कर्मचारी देख रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, हमको जो वेतन मिलता है वो समय पे मिले और जो पूर्व में जो वेतन मिलता था वो वेतन मिले और जो ऊर्जा मंत्री से हमने जो एक ही मांगे थी हमको कंपनी में शामिल किया जाए वो हमको कंपनी में शामिल किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश गरासिया, आउटसोर्स जिला अध्यक्ष। नीमच शहर के बारिश के बाद सड़कों में भारी गड्ढे हो गए हैं। वहीं बारिश का दौर भी लगातार जारी है, जो इन गड्ढों को और भी खतरनाक बना रहा है। बीते दिनों शहर की एक सामाजिक संस्था द्वारा भी गड्ढों में तकिया लगाकर और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए गड्ढों की समस्या के बारे में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया था। उसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नीमच के महू रोड पहुंचे, जहां गड्ढों में उन्होंने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व में भी शासन प्रशासन के जिम्मेदारों को गड्ढों की समस्या के बारे में अवगत कराया था, मगर अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लगातार गड्ढे गहरे और घातक होते जा रहे हैं, लोगों को काफी असुविधा हो रही है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जिम्मेदार इस ओर ध्यान दे और गड्ढों को भरे, ताकि आम लोगों को होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। इस दौरान आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय संगठन सचिव नवीन अग्रवाल सहित अनेक आप कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये रोड जो महू नसीराबाद रोड के नाम से प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर दिन भर में हज़ारों लोग यहाँ पर आवागमन करते हैं, जिसमें 2 व्हीलर, पैदल यात्री से लेकर और बड़े वाहन तक होते हैं। इस संबंध में हमारी आम आदमी पार्टी द्वारा जिला इकाई द्वारा बार बार आवाज़ बुलंद की जा रही थी और हमने इस संबंध में कई लेटर लिखे, खुले पत्र के माध्यम से यहाँ से संदेश दिया और आपके मीडिया चैनल्स के माध्यम से भी संदेश दिया था कि ये रोड 10 से 15 दिन में सुधार लिया जाए। बड़ी विचित्र चीज़ है कि यहाँ के जितने भी PWD विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको शायद जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है और इस कारण से आज काफ़ी लंबा समय गुजर जाने के बाद भी यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने इस रोड की सुध नहीं ली है। हम इस रोड की बात करें तो इसी रोड पर कलेक्टर कार्यालय भी स्थापित है और उसी कलेक्टर चौराहे पे भी काफ़ी खड्डे हो रहे हैं। पूरा रोड तहस नहस हो गया 8 किलोमीटर का, लेकिन जिम्मेदार लोग अपने आप पल्ला झाड़ रहे हैं। ये सीधी सीधी भ्रष्टाचार की कहानी है और इस भ्रष्टाचार के कारण आम जनता रोज़ दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, रोज़ चोटिल हो रही है, हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा रही है। एक तरफ आप देखें कि शासन अपने नियम से अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस घर पे भूल गया या कोई पेपर घर पे भूल जाता है, उसका चालान बना दिया जाता है और आज यहाँ जब राहगीर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, यहाँ पे गिरते हैं, तो उनकी जवाबदारी नहीं है क्या?
क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि उनके ऊपर भी केस दायर होना चाहिए, अगर क्योंकि ये उनकी जवाबदारी के अंतर्गत आता है। सिर्फ जनता से पैसा उगाही करना या उनके साथ भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना और इन घटिया सड़कों का निर्माण करने का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। हमने पहले भी घोषणा की थी कि हम यहाँ पे उच्च प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के फ़ोटो लगाएंगे और बेशर्म के, लेकिन हमारी एक बहुत जागरूक संस्था जो है नीमच की जागरूक संस्था ने पहले उस प्रोग्राम को कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर स्वागत के बोर्ड लगाए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की थी। आज इसलिए हम एक अनोखे ढंग से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम रोड के सेंटर में मेरे साथी कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए मात्र 4 साथी इसीलिए बैठे हैं कि ताकि प्रशासन को भी एक संदेश जाए, और हमने यहाँ रास्ता जाम नहीं किया है, ये लास्ट हथियार है। हमने दोनों तरफ यहाँ पर रास्ते चालू हैं और हम एक सांकेतिक धरना और यहाँ हमारा विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं। हम रास्ता जाम कर सकते हैं हमारे साथियों के साथ, लेकिन हम जब जनता की असुविधा के लिए लड़ रहे हैं, जनता को जो असुविधा हो रही है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी चक्का जाम से यहाँ जनता को असुविधा हो। इसलिए हम हमारा शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं और आज तब तक बैठेंगे जब तक कोई उच्च प्रशासनिक अधिकारी या PWD का यहाँ जो सेशंस अधिकारी एजुकेटिव इंजीनियर वो जब तक यहाँ नहीं आते हैं और हमें इस रोड के बारे में नहीं बताते हैं कब तक अच्छा हो जाएगा, तब तक मेरे चारों साथी। नीमच शहर में लगातार गोवंश आए दिन कहीं न कहीं गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में आज शहर के इंडस्ट्री एरिया में उद्योग विभाग के ऑफिस के नजदीक खाली प्लॉट में एक पानी के टैंक में गाय गिर गई। गाय गिरने की सूचना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं को दी। मौके पर बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने देखा कि गाय काफी गहरे टैंक में है और इसे रस्सों से निकालना मुश्किल लग रहा था। ऐसी परिस्थिति में नीमच नगर पालिका के अधिकारी श्याम टांकवाल को जानकारी दी गई और उनके द्वारा JCB मशीन भेजी गई, जिससे फर्जियां और अन्य सामग्री को हटाकर गाय को सकुशल निकाला गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के सहयोग की सराहना की, साथ ही इस पुनीत कार्य में श्याम टांकवाल का सतत सहयोग मिलने की भी बात कही। नगर पालिका ने क्या रही व्यवस्था कैसे क्या रहा? ये एक पानी का टैंक है, यहाँ पे 10-15 फीट गहरा है, इसके अंदर एक गाय गिर गई थी। तो इसमें सूचना ही हमें यहाँ से इंडस्ट्री एरिया से कि एक गाय यहाँ पे गिर चुकी है। तो भैया हमने फिर यहाँ पे आए, देखा कि ये गाय हमसे तो निकलेगी नहीं। फिर हमने नगर पालिका में फ़ोन किया टाकवाल जी को। टाकवाल जी ने JCB मशीन भेजी यहाँ पे और उसकी मदद से फर्जी निकाल के और फिर ये गाय निकाली बाहर। और तो ये गौशाला वाले नहीं रख रहे हैं, तो इसके लिए कलेक्टर साहब देखें इसको। और ये जो नगर पालिका वाले गायों को और ये जो रबड़ इधर उधर घूमती रहती इनको वहाँ पे लेके जाते हैं, तो ये मना करते हैं। तो इसको कलेक्टर साहब देखें इसको और कार्रवाई। कौन सी गौशालाएं ऐसी है कि शहर में इनको गाय रखने? लगातार बढ़ती हुई महंगाई और सरकार की विफलता के विरोध में नीमच जिला कांग्रेस के द्वारा शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, अराजकता जैसे 10 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया। 10 सूत्रीय ज्ञापन में कांग्रेसियों ने सभी मांगे जल्द पूरी किए जाने की बात कही। इससे पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों का विरोध किया। सभा उपरांत सभी कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम में नीमच जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत कांठेड़, पूर्व विधायक नंद किशोर, ब्रजेश सक्सेना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। का जो प्रसंग है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि 30 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी नीमच जिले की यात्रा पर आ रहे हैं और पूरे ज़िले की निगाह जो है सांसद सुधीर गुप्ता और मंत्री ओम प्रकाश अगलेचा और विधायक दिलीप सिंह परिहार और माधव मारू की ओर लगी हुई है कि इन चारों का रुख जो है नीमच जिले के प्रति क्या रहता है। पहली बात, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब मेडिकल कॉलेज की सारी औपचारिकता पूरी कर दी थी और लगभग भूमि पूजन की तैयारी थी। इतना लंबा समय हो गया है और अभी तक बराबर जो है मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन को टाला जा रहा है। मुख्यमंत्री यदि इस ज़िले में आ रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले
इस नीमच ज़िले की जनता को इस बात की सौगात देना चाहिए कि जो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है उसका वो भूमि पूजन करे और जाए। यदि वे भूमि पूजन करते हैं तो मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये जो चारों जनप्रतिनिधि और जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी इस नीमच ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट होगी। और यदि वे नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि दाल में काला है। ये सांसद और चारों विधायक मिलकर के नीमच ज़िले की जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये मेडिकल कॉलेज जो है अफरा तफरा करके इधर उधर करना चाहते हैं, ऐसा आशय इससे लगेगा। हम सब मीडिया के साथियों से ये जो है आग्रह करते हैं, क्योंकि जब ये मेडिकल कॉलेज खुला था तब कांग्रेस जनों के साथ साथ मीडिया के लोगों ने भी अगुवाई करी थी और उन सब के सार्थक प्रयास से ये मेडिकल कॉलेज जो है खोलना तय हुआ था। और अब जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं इतने लंबे समय के बाद में, तो इसका भूमि पूजन होना चाहिए, एक बात। दूसरी बड़ी बात कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने एक बयान जारी किया और अखबारों में छपा कि नीमच ज़िले में तस्करी बहुत हो रही है और पुलिस उस तस्करी को रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। और ऐसा आभास हुआ जैसे उन्होंने एसपी को जो है सख्त लहजे में, जैसे कहना चाहिए कि डांटने के लहजे में उन्होंने कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार की नीति की समीक्षा की जाना चाहिए। अफीम की खेती होती है और अगर अफीम की खेती होगी तो डोडा चूरा का उत्पादन तो होगा ही होगा। शिवराज सिंह जी की सरकार डोडा चूरा क्यों नहीं खरीद रही है? आप डोडा चूरा खरीदते नहीं हो और एसपी को डाला रहे हो कि तस्करी रोको। सबसे बड़ी बात है कि तस्करी का सामान जहां से पैदा होता है और वो सामान खरीदने की और समेटने की जिम्मेदारी। शनिवार को नीमच जिला चिकित्सालय में मध्य प्रदेश सरकार की मंशानुसार समय पर कैंसर का इलाज हो व शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी मरीजों को हो, इस आशय से कैंसर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राज्य कैंसर नोडल अधिकारी सीएम त्रिपाठी, मुंबई के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश पेंढारकर ने मरीजों को देखा और आवश्यक सलाह दी। शिविर में जिले भर के विभिन्न स्थानों से लोग पहुंचे। डॉक्टर त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकांश मरीज मुंह के कैंसर और स्तन के कैंसर से जुड़ी हुई समस्या क्या है। शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय, सिविल सर्जन AK मिश्रा और डॉक्टर संगीता भारती उपस्थित रहीं। जनरली पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं स्टेट कैंसर कीमोथेरेपी नोडल ऑफिसर हूं, जो 51 जिले अपने मध्य प्रदेश में हैं। वहां सभी जगह जिला अस्पताल में कैंसर के मरीजों को प्राथमिक उपचार मिले और परामर्श मिले, सही सलाह मिले और उनको पैसों का खर्च नहीं हो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मध्य प्रदेश सरकार कर सके, ये हम लोग देखते हैं। अब आज की कैंप की जहाँ तक अपन बात करेंगे, आज की कैंप में सभी तरीके मरीज आए हैं। उसमें मुख्यतः अपने इस इलाके में मुंह के कैंसर, जैसे सर ने बोला, वो हैं, ब्रेस्ट कैंसर हैं और बाकी सब तरह के एक दो मरीज़ तो अपने यहाँ रहते ही हैं। बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे कैंसर के मरीज़ को ये नहीं मालूम है कि हमारे शहर में या हमारे राज्य में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। उसको जैसा बताया जाता है वैसा वो उस दौड़ के दूरस्थ अस्पतालों में चला जाता है और वहाँ उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसका व्यवस्थित इलाज नहीं हो पाता है। उसकी भाषा शैली अलग है, जैसे गुजरात में तो गुजराती में बात होती है, महाराष्ट्र में गए तो मराठी में बात होती है। हमारे यहाँ के गांव के मरीज को वहाँ समझ में कुछ आता नहीं है। तो हमारा आम जनता से ये निवेदन है कि अपने ज़िला अस्पताल में जो कैंसर नोडल ऑफिसर है उससे मिले, सलाह लें और उचित जगह पे उचित समय पे जाएं। और मध्य प्रदेश सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं यहाँ मध्य प्रदेश में इटसेल्फ उपलब्ध करवा रखी है। अगर वो कैंसर नोडल ऑफिसर से मिलता है तो उसका रुपए में ये मान के चलिए कि 70 से 90 पैसे तक इलाज यहीं सरकारी तंत्र में हो सकता है। कुछ इलाज जो सरकारी तंत्र पे नहीं है वो अपन बाहर करवा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, आयुष्मान योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी मदद मिलती है। तो इस तरह से सारे कैंसर का इलाज, अगर पेशेंट थोड़ा सा सब्र रखे, सही डॉक्टर से सही समय परामर्श ले और सही जगह जाए तो उसका पैसा भी बचेगा और उसका सही इलाज भी हो। ये जो कैंसर का शिविर है, इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य कैंसर के मरीज को देख के उसको सलाह देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मुद्दा ये रहता है, कैंसर के मरीज को आपने देखा होगा, वो बेचारा भटकता रहता है, 10 जगह जाता है और उसके फिर भी समझ में नहीं आती कि मेरा सही इलाज क्या है। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि उसको समझाना कि उसका आज की दिन में सही इलाज क्या है और क्या उसका इलाज जहाँ भी चल रहा है वहीं उसको करना चाहिए, या हो सकता है वही सुविधा कहीं और आसपास में उपलब्ध हो। जैसे कई मरीज आए थे जिनका इलाज अहमदाबाद में चल रहा है, वो की वही दवाइयाँ निःशुल्क उज्जैन जिला अस्पताल में मिल रही है निःशुल्क।
अगर उसको उज्जैन जाने में सुविधा है तो उसके जो अहमदाबाद जाने के 8-10 हज़ार रुपये लग रहे हैं वो बच जाएंगे। तो मुद्दा ये है कि मरीज को सिर्फ डायरेक्शन देना और उसके साथ साथ उसकी जितनी भी मदद हो सके फाइनेंशियल वो करना, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार एक प्रोग्राम चलाती है जिसका नाम है जिला कैंसर केयर प्रोग्राम, और उस कैंसर केयर प्रोग्राम के तहत हर जिला अस्पताल में कैंसर की कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ अस्पताल में ज़्यादा है, कुछ में कम है। जैसे आपके अस्पताल में भी जो डॉक्टर भारती हैं, ये कैंसर के मरीज को देख सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं। इनको जब भी सलाह देनी होगी ये हमसे सलाह करेंगे फ़ोन पे कि सर इस तरह से मरीज को मैं क्या करूं। तो ये सलाह यहाँ आज भी उपलब्ध है, जिसका मेरी गुजारिश रहेगी मरीजों से कि जिला अस्पताल का फ़ायदा ले। अगर यहाँ पर मरीज़ बढ़ते हैं या दवाइयों की उपलब्धता होती है, सरकार ने वो उपलब्धता भी कराई हुई है। कुछ अस्पताल में ज़्यादा है, कुछ में कम है, क्योंकि मरीज़ कम ज़्यादा है इसलिए। मगर अगर यहाँ भी लगेगा कि कैंसर की दवाइयाँ सप्लाई करके यहाँ इलाज चालू करना है, बिल्कुल किया जा सकता है, हो सकता है। क्योंकि जैसे उज्जैन में भी सरकारी अस्पताल में है, देवास में है, रतलाम में है। रतलाम में 20 कीमो रोज की लगती है। तो हर अस्पताल में कैंसर की सुविधा है। मेरी कैंसर के मरीजों से यही गुजारिश है कि आपको जहाँ जाना है जाएं, जहाँ इलाज कराना है कराएं, मगर अपने ज़िला अस्पताल से संपर्क में रहें, उनसे बात करते रहें, तो वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं और आपको आपके काफ़ी पैसे, आपकी परिवार की तकलीफ़ें कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि पिछले 5 से 7 दिन से हम लोग सतत तौर पे सारे गांवों में सब जगह पे संपर्क कर रहे थे और कुल 26 रजिस्ट्रेशन हमारे शहर में हुए हैं। एक तरह से कहा जाए तो संख्या 26 बहुत बड़ी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हाँ 26 लोग जिनको नीडी लोग हैं, जिनकी ज़रूरतमंद लोग हैं, वो आज यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। डॉक्टर पेंढरकर जो हैं वो यहाँ के इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर डॉक्टर हैं, जो कैंसर फाउंडेशन ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर भी हैं। ये इस तरह के डॉक्टर्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं। इनके साथ में हमारे पास में राज्य के कैंसर नोडल अधिकारी त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी के सहयोग से, निजी सहयोग से, जिन भी मददगार आवश्यक जो भी पेशेंट्स हैं जिनको हम मदद की आवश्यकता है, उनको यथासंभव मदद दिलवाने की कोशिश करेंगे। पूर्व में भी हमारे संस्था की तरफ से, संस्था के वरिष्ठ सदस्यों की तरफ से बिना किसी को बताए निजी प्रयासों से हम लोगों ने कीमोथेरेपीज़ का जो संभव हम लोग एफर्ट्स दे सकते हैं वो करवाते आए हैं। इस कैंप में भी हम लोग कोशिश करेंगे जो ज़रूरतमंद है उनकी हम मदद करें। आपने देखा भी एक बच्चा भी है, अगर आर्थिक तौर पे दिख रहा है सब परिवार कमज़ोर है, जो मदद कर सकते हैं अपने स्तर पर हम लोग मदद करेंगे। सर आपने बताया 26 जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए अभी तक। तो ये जिले भर के हैं या मात्र शहर के हैं? नहीं, जिले भर के हैं, आसपास के ग्रामीण के भी हैं, जीरन से भी हैं, बनासा से भी हैं, ये जो बालक है धामनिया से है, तो पूरे ज़िले से हैं। किस प्रकार के पेशेंट हैं ये लोग जिनमें जैसा अभी आँख में कैंसर देखा गया, इसके अतिरिक्त और कौन इसमें आप ये मान के चलिए कि आधे 60 प्लस के हैं, बुजुर्ग भी हैं और कुछ यंग भी हैं, पर बुजुर्ग ज़्यादा हैं। किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध द्वारा दी जाएगी? तो देखिए क्या होता है कि जो एक प्रताड़ित जो परिवार होता है, जो दुखी परिवार होता है, उसको एक संबल देना पड़ता है। उसको जिस तरीके की आर्थिक मदद चाहिए होती है, किसी तरह का उसको अगर किसी भी उसको सहयोग चाहिए लोकल स्तर पे या प्रशासनिक स्तर पे, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उसको सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। आज किस प्रकार का शिविर का आयोजन यहाँ पर हुआ है और क्या जाँचें हो रही हैं? ये एक गवर्नमेंट जो नोडल अधिकारी हैं वो आए हैं, उनके साथ में बॉम्बे के जो डॉक्टर हैं वो निजी डॉक्टर हैं, उनके प्लस लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। व्यवस्थाएं सारी गवर्नमेंट की है, लेकिन प्रसार और पेशेंट्स को ढूंढ के लाना, उनको संबल प्रदान करना, ये लायंस का भी इसमें सहयोग रहता है। शिविर के बाद का तो मेन मुख्य काम चालू होता है। शिविर के बाद जो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारी तरफ आशा की तरह देखते हैं, कुछ उनको। पीपलिया मंडी पुलिस द्वारा ट्रैक्टर की डिक्की से 1,10,000 रुपए चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद कर चोरी गया मशरूका 1,10,000 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की है। उप निरीक्षक कपिल सौराष्ट्री ने बताया कि मंदसौर कृषि मंडी में रायडी की फसल बेच कर आ रहे किसान की ट्रैक्टर की डिक्की से अज्ञात व्यक्ति ने 1,10,000 रुपए चोरी किए थे। फरियादी धनराज पिता कन्हैयालाल पाटीदार निवासी रूपी थाना मल्हारगढ़ ने रिपोर्ट की कि कोई अज्ञात बदमाश पीपलिया मंडी चौपाटी से डिक्की में रखे 1,10,000 रुपए नकदी चुरा कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना पीपलिया मंडी पर अपराध क्रमांक 312/2021 धारा 389
भारतीय दंड विधान का कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाकर एसडीओपी मल्हारगढ़ श्री त्रिलोक चंद पवार के निर्देशन में टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी कार्य एवं सूचना संकलन के माध्यम से लुनाहेड़ा फांटे से आरोपीगण सोनू पिता रम्मू सिसोदिया जाति सांसी उम्र 23 साल निवासी कड़िया तहसील पजोर जिला राजगढ़, एरुड़ा पिता प्रकाश उम्र 33 साल जाति सांसी निवासी प्रकाश ग्राम गुलखेड़ी जाटखेड़ी तहसील पचोर जिला राजगढ़ को घेराबंदी कर पकड़ा गया। मौके से आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्टल तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस द्वारा आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त चोरी की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया। आरोपीगण अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य होकर उनके द्वारा पूर्व में कारित घटनाओं का खुलासा किया गया, जिसमें फरवरी 2021 में सीतामऊ के लदुना तिराहे पर 55,000 रुपए की चोरी, दिनांक 29/6/2020 को थाना सुवासरा क्षेत्र में नया बस स्टैंड पर 1,03,000 की चोरी तथा जिला दमोह में बैंक से 5 लाख रुपए की चोरी की घटना को कारित करना स्वीकार किया। प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपीगण का पुलिस रिमांड लिया जाकर पूछताछ की जाएगी, जिनसे अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है। SBCN टाइम्स के लिए पिपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। 3 बजे की है। कल 3 बजे यूपी गांव से रहने वाले किसान है धनराज पिता कन्हैयालाल पाटीदार, वो कृषि उपज मंडी मंदसौर से अपनी फसल बेच के आ रहे थे और फसल के करीब 1,10,000 रुपये ट्रैक्टर में जो डिक्की रहती है उसमें हमने रख रखे थे। चौपाटी के करीब वहाँ पे 3 बजे चौपाटी के पास में कोई अज्ञात बदमाश जो है वो 1,10,000 निकाल के ले गया था। इसकी रिपोर्ट जो है थाने पर की थी। किस तरह से आरोपियों को पकड़ा, क्या घटना के आसपास जो घटना हुई थी उसके आसपास CCTV फुटेज थे, उनको देखकर जो उनके हुलिया था उसका पता लगाया गया और उन हुलिया के व्यक्तियों को चारों तरफ टीमें रवाना की गई। इसमें हुलिया के आधार पर जो है आरोपी दोनों को पकड़ा। दोनों आरोपी जो बड़ी शातिर गैंग के सदस्य सासी गैंग है, यहाँ पे कड़िया सासी के रहने वाले हैं राजगढ़ जिले के। पहले भी इनने कई घटनाओं का अंजाम दिया है। सीतामऊ में, सुवासरा में और दमोह में इनने करीबन 5-7 लाख रुपए की चोरी करी है। तो सारी घटनाओं का खुलासा हुआ है। आरोपियों को कब्जे से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा राउंड भी मिले हैं, जिन पर 25-27 आर्म सेफ्टी भी कायमी की गई है। अच्छा, किसान और क्या जब मशरू में क्या जब्त किया है? मशरू का इनसे देसी पिस्टल जब्त थे और 3 जिंदा राउंड है। किसान की जो पूरे 1,10,000 रुपये थे वो पूरे के पूरे इनसे बरामद हो गए हैं। ये काय से थे आरोपी? वारदात कैसे? बाइक से थे। वारदात कभी भी घूमते रहते हैं और जो भी किसान मंडी से आते जाते हैं उन पर निगाह रखते हैं। जैसे इनको मौका मिलता है अपने पैसे पे हाथ साफ कर देते हैं। नाहरगढ़ पुलिस व खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिल्लोद पित्याखेड़ी नदी से अवैध रेत खनन करते हुए एक JCB मशीन व 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध रेत खनन करते हुए जब्त किया। आपको बता दें कि नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश जेजुलकर एवं खनिज विभाग अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दबिश देकर नाहरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बिल्लोद पित्याखेड़ी नदी पर अवैध रेत खनन करते हुए कार्रवाई करते हुए एक JCB मशीन व 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की एवं सभी के खिलाफ अवैध रेत खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। नाहरगढ़ के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई की गई है, जिसमें शिवना नदी किनारे और तुम्बड़ नदी किनारे अवैध खनन चल रहा था, जिसमें 6 ट्रैक्टर और एक JCB अवैध खनन करते हुए पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ अवैध खनन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।